हाय, मेरा नाम है अनगम। तो पहला जो स्टॉक है उसका नाम है डीसीबी बैंक। तो ये जो बैंक है 1930 में एस्टेब्लिश हुआ था। बहुत पुराना बैंक है एक्चुअली ये। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये लोग काफ़ी सेगमेंट्स में लोन डिसबर्स कर रहे थे और उनका बिजनेस भी चल नहीं रहा था ठीक से, प्रॉफिटेबल नहीं थे, एसेट क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो 2008-9 का टाइम पे ये लोग एक्चुअली बैंकरप्ट भी होने वाले थे। पर एक स्विट्ज़रलैंड बेस्ड फंड है, आगा खान फंड, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने इस बैंक को एक्वायर कर लिया था और इनके प्रोमोटर बन गए और इन्होंने मैनेजमेंट को रिप्लेस कर दिया था। और तब मिस्टर मुराली एम नटराजन ने ज्वाइन किया एज एमडी एंड सीईओ, और आज भी इनके एमडी और सीईओ यही हो जाते हैं। और मैं पहले ही बोल देता हूँ, इन्होंने एक बहुत ही एक्सीलेंट जॉब किया है और इस कंपनी को एक सक्सेसफुल टर्न अराउंड बना दिया है। आज जो ये कंपनी है, ये कम्प्लीटली एक रिटेल फोकस बैंक है। ये लोग मेनली मॉर्गेजेस में फोकस करते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, होम लोन्स हो गया, और 90% जो इनका बुक है वो सिक्योर्ड हो जाता है। पर इनका अगर आप स्टॉक देखोगे, इंटरेस्टिंगली इतना इम्प्रूवमेंट्स करने के बाद भी कुछ ज़्यादा इधर मूवमेंट आया नहीं है। और ये क्यों हुआ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2009-10 में, जैसा कि मैंने बोला, इन्होंने मैनेजमेंट चेंज कर लिया था। उसके बाद से 3 से 4 साल तो इनको लोन बुक साफ करने में लग गए, और फिर 2014-15 में एक बार इनका लोन बुक साफ हो गया। ये लोग धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल हो गए थे। उसके बाद आपको दिखेगा इनका स्टॉक में एक बहुत बड़ा क्रैश आ गया था। तो क्या हुआ था कि इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोला था कि बिकॉज ऑफ इंटेंस कंपटीशन, इनके जो ब्रांचेस है उनको नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में ही डबल करना है, जिसके कारण इनके प्रॉफिटेबिलिटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जो इन्होंने क्लियरली बता दिया था। और इनफैक्ट उसके बाद के जो 4 साल है, आप देख सकते हो उनके प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल फ्लैट था, ज़्यादा कुछ ग्रोथ आया नहीं। और उनके जो ROE है वो भी काफ़ी डिटोरिएट हो गया था। तो 2019 के बिगिनिंग में जो है इनका जो वो ब्रांच एक्सपेंशन का प्लान्स था वो इनका कंप्लीट हो गया था, और उन्होंने इमीडिएटली इनका जो एक्सपेंशन का पेस है रिड्यूस कर दिया था 10 to 15 ब्रांचेस पर ईयर। उसके बाद क्या हुआ, इनके प्रॉफिट्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, वो भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा था। पर फिर कोविड आ गया, और कोविड आने की वजह से अभी वो जो क्रैश आ गया उससे इन्होंने रिकवर अभी तक किया ही नहीं है। और यही पूरा रीज़न की वजह से इनका स्टॉक ने कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई नहीं। तो आज अगर आप देखोगे, इनका ब्रांच एक्सपेंशन तो कंप्लीट हो गया है। फिर कोविड के बाद इनका प्रॉफिटेबिलिटी वापस ट्रैक में अगर आ जाता है, तो नए जो ब्रांचेस हैं इनके, नया नया करके खोलता, वो भी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। उनको थोड़ा टाइम लगता है प्रॉफिटेबल होने के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव होगा, रिटर्न ऑन एसेट होगा इम्प्रूवमेंट। और ये कंपनी अगर आप देखोगे बहुत ही छोटा है, मार्केट कैप अगर आप देखोगे 3,000 करोड़ से भी नीचे है। लोन बुक ये लोग 3 to 3.5 ईयर्स में ये लोग डबल कर पा रहे हैं, और इनका जो शेयर प्राइस है वो बिलो बुक है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये एक्सपेंसिव है। पर आपको ये बात अभी समझना होगा कि ये डिस्काउंट में अवेलेबल होने की रीजंस क्या है, और ये पूरा रीज़न है बेसिकली कोविड। तो इनका जो ये मॉर्गेज लोन्स जो देते हैं, बेसिकली सारे लोन्स जो देते हैं, ये MSME में ये लोग फोकस करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये लोग आपका जिम ओनर्स, किराना दुकान के ओनर्स, या फिर कोई भी जो लोकल शॉप्स है उनके ओनर्स को ये लोग लोन्स देते हैं। अभी कोविड के लॉकडाउन के वजह से ये लोग तो बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो लोन रीपे करेंगे कैसे। तो इनका DCB बैंक का एसेट क्वालिटी भी बहुत डिटोरिएट हो गया है। सेकेंड वेव के बाद तो इनका 4% से ऊपर चला गया था ग्रॉस NPA। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर इनका 4.87%, ऑलमोस्ट 5% के बिलो ही था, जो दिखाता है कि कोविड का पूरा भयानक इम्पैक्ट इन पे आया है। तो सेकेंड जो स्टॉक है उसका नाम है मणप्पुरम फाइनेंस। ये मेनली ये गोल्ड फाइनेंसिंग NBFC है और केरला बेस्ड है। कि जो MD CEO और प्रोमोटर है उनका नाम है मिस्टर VP नंदा कुमार। तो इनिशियली इनके जो पापा है उन्होंने ये कंपनी फाउंड किया था, पर तब ये कंपनी था नहीं, ये बहुत छोटा एक बिजनेस था, शायद सिर्फ 1 या 2 ब्रांचेस से ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, और बहुत ही मॉडेस्ट स्केल, बहुत ही छोटा स्केल का इनका लोन बुक था। पर उनके जो पापा का डेथ हो गया, उसके बाद मिस्टर VP नंदा कुमार ने आके टेक ओवर कर लिया, और तब से इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया, बहुत एक
तेज ग्रोथ दिखा के इन्होंने बहुत बड़ा सक्सेसफुल कंपनी इन्होंने खड़ा कर दिया है, जो आज बहुत बड़े ब्रांचेस है और बड़ा लोन बुक है इनका। तो इनके केस में क्या हुआ, 2008-12 में अगर आप देखोगे गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे। अभी क्या होता है, अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी गोल्ड है, ज्वेलरी है, तो वही सेम गोल्ड ज्वेलरी के लिए आपको बहुत ज़्यादा अभी लोन मिलेगा, बिकॉज उसका तो वैल्यू बढ़ गया है, बिकॉज प्राइसेस बढ़ गए। तो इससे क्या होता है, लोग गोल्ड लोन्स प्रिफर करने लगते हैं, गोल्ड लोन का डिमांड बढ़ जाते हैं। और जो गोल्ड फाइनेंसिंग एनबीएफसीज है, बैंक्स है, ये लोग बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। इनके केस में भी वही हुआ और उन्होंने बहुत सारे ब्रांचेस एक्सपेंड किया और उन्होंने बहुत बढ़िया पैसा कमा लिया उस पीरियड पे। पर जैसा कि मैंने बोला, ये गोल्ड लोन जो है ये बहुत साइक्लिकली नेचर होता है और गोल्ड प्राइसेस पे बहुत डिपेंड करता है। जब गोल्ड का प्राइसेस फॉल करेगा तो गोल्ड लोन डिमांड भी फॉल करेगा, तो ये लोग ठीक से फिर पैसे नहीं कमा पाएंगे। ये बात मिस्टर वीपी नंदा कुमार को बहुत अच्छे से पता था। और जब 2012 के बाद गोल्ड प्राइसेस एक्चुअली डिक्लाइन करने लगे, इनको एक्चुअली प्रॉब्लम्स भी हुआ प्रॉफिटेबिलिटी में। तो मिस्टर वीपी नंदा कुमार ने क्या डिसाइड किया कि इन्होंने जाके एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को एक्वायर कर लिया 2015 में, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। ये एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है। और उन्होंने साइड बाय साइड ऑटो लोन्स और हाउसिंग फाइनेंस का भी 2 सेगमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। आज अगर आप देखोगे 70+% इनका गोल्ड लोन्स में आ जाते हैं। वो जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का बुक है वो अराउंड 20% कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी जो 10% है वो ऑटो, हाउसिंग और अदर्स में डिवाइडेड है। बहुत छोटा है, बहुत नेग्लिजिबल है। तो इनका जो माइक्रो फाइनेंस है, यही बुक के लिए ये लोग एक्चुअली बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट आप 5 साल से 2015 के बाद अगर आप देखोगे, जब से इन्होंने एक्वायर किया है, 37% 40% CAGR में इनका प्रॉफिट ग्रो कर रहा था। पर अगर आप इनके पी देखोगे वो फिर भी सिंगल डिजिट में रहता है। तो ये क्यों हुआ है कि अगर आप देखोगे, जो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, बहुत इनका प्रीमियम वैल्यूएशन में रहता है हमेशा। बहुत कंपनीज तो ओवर प्राइस्ड ही हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ इनके केस में? तो इधर क्या हुआ कि बेसिकली इनके जो गोल्ड लोन्स है अभी भी 70% है, और 70% ये साइक्लिकल हो जाता है गोल्ड प्राइसेस की वजह से। साइक्लिकल कंपनी को कभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं मिलता है, इसलिए हमेशा ये सिंगल डिजिट पी पे ही रहता है। तो एक बार इनका जो लोन सारे हैं ये प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड हो जाता है, एक्सपोजर सब लोन्स में थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर है, तब शायद जाके आपको एक री रेटिंग मिल सकता है। पर इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, बिकॉज इनका माइक्रो फाइनेंस इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, आपको फिर भी ये चीप वैल्यूएशन पे मिल जाता है। पर इधर एक कैच भी है कि अभी कोविड का सिनारियो के वजह से ये माइक्रो फाइनेंस बहुत खराब कर रहा है, पर इनके रिजल्ट्स में आपको वो दिखेगा नहीं, एटलीस्ट कंसोलिडेटेड बेसिस में आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज बहुत बड़ा चंक तो इनका गोल्ड लोन्स में है, जो एक्चुअली काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया कोविड के टाइम पे, क्योंकि ये सिक्योर्ड इन नेचर हो जाता है और गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ रहे थे, तो इन्होंने भी अभी काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया है। पर जब तक ये कोविड का सिचुएशन रहेगा, ये माइक्रो फाइनेंस का जो लोन है ये इनको प्रॉब्लम करते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलो।